নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি, সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী। শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ডাক্তার বলছেন। আর ডাক্তার বলছেনে আজকে আমাদের মূলত ইএনটি বিষয়ে কিন্তু আলোচনা হবে, এবং ঠিক সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর শ্যাম কুমার এস, কনসালটেন্ট ইএনটি হেয়ার অ্যান্ড নেক সার্জন, অ্যাপোলো হসপিটাল, চেন্নাই। আপনাকে স্বাগত জানাই ডক্টর শ্যাম। এবং আমাদের যে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় ইএনটির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ একেবারে পার্টিকুলারলি ডিফনেসকে কেন্দ্র করে বা স্নোরিংকে কেন্দ্র করে একাধিক কিন্তু ইস্যু, একাধিক সমস্যা কিন্তু একেবারে উদ্ভূত হয়, এবং সেই কারণেই সেই সমস্যাগুলোকে প্রতিরোধ করতেই কিন্তু আমাদের চিকিৎসকের কাছে যাওয়া उचित, এবং সেই সমস্ত বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে। डॉक्टर श्याम, हम लोग देखते हैं कि बहुत टाइम पे ये जो डिफनेस है वो एडल्ट्स पे और चिल्ड्रंस में दिखाई देता है, तो कब ये सस्पेक्ट होता है चिल्ड्रन में? बच्चों में जनरली जैसे अब बच्चा न्यूबॉर्न है तो अबाउट ईयर्स टाइम बच्चा जो है थोड़ा बैबल करने लगता है, कुछ कुछ बोलने की कोशिश करता है। एंड बाय द एंड ऑफ 2 years वी सी कि कुछ 2 words 3 words दे स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस बाय दैट टाइम। तो इनिशियली अगर बच्चा स्टार्टिंग में जैसे पहले 6 महीने में कोई लाउड साउंड होता है, उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस टाइम से हमें शक होना चाहिए कि बच्चे को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब थोड़ा और टाइम होने के बाद बच्चा, जब लोग बोलते हैं बच्चे के साथ में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फर्स्ट ईयर में उसके लिए कोई बैबलिंग साउंड नहीं कर रहा है, या फिर सेकंड ईयर में जैसे पीछे से कुछ बुला रहे हैं तो ध्यान नहीं दे रहा है, सो दीज आर वार्निंग साइंस कि बच्चे को शायद सुनाई का प्रॉब्लम है। इसलिए गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है कि हर न्यूबॉर्न बच्चे का भी हियरिंग का स्क्रीनिंग करना चाहिए। तो उस टेस्ट में अगर बच्चा पास हो जाता है तो उतना टेंशन नहीं है हमें। बाई चांस उस स्क्रीन टेस्ट में अगर बच्चा फेल होता है तो हम उसके लिए फिर आगे टेस्ट करते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, या फिर 1 साल के एंड में भी, डिपेंडिंग की रिजल्ट क्या आता है बाद में उसके हिसाब से टेस्ट करते हैं हम लोग। और डॉक्टर श्याम, ये एडल्ट्स में कब आता है, मतलब सस्पेक्ट कब किया जा सकता है? आमतौर से अडल्ट्स में जैसे कोई माथे पे कोई चोट लगने से अचानक हटाक से सुनाई कम हो जाता है तो पेशेंट खुद ही बोलता है कि सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन ओल्डर एज में जैसे धीरे धीरे जो है पेशेंट जो जब घर पे लोगों को या ऑफिस में लोगों को रिपीट करना पड़ता है सेम बात को बार बार, तो मतलब पेशेंट का हियरिंग डाउन हो रहा है। तो इसमें परेशानी क्या है कि आपका जो हियरिंग नर्व है या हियरिंग नर्व का फंक्शन है वो एक हारमोनियम बॉक्स जैसे है। तो जैसे उसमें एक एक बटन एक साउंड के लिए काम करता है, आपका हियरिंग नस का एक एक पार्ट एक एक फ्रीक्वेंसी के लिए काम करता है। इसमें कुछ पार्ट ठीक काम करता है, कुछ पार्ट ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसलिए पेशेंट में जिसको जब सुनता है उसको, जैसे आप सेलफोन पे अगर सिग्नल ठीक नहीं है, सब ब्रेक होकर आता है, वैसा इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको। तो इससे पेशेंट को ठीक से समझ नहीं आता है। और अगर ये ज़्यादा एज में किया, ये ज़्यादा दिखाई पड़ता है एडल्ट्स में? जनरली यस, एज एज होता है अलॉन्ग विद अदर मेडिकल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम, इन चीज़ों से कान के जनरल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। बट आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं जैसे लोगों का बहुत शौक है ईयरफोन्स, ईयरपॉड्स वगैरह यूज़ करने का, इससे नॉइज़ एक्सपोजर ज़्यादा होता है। आज के इसमें फोन्स में ऑटोमेटिकली आपको मैसेज भी आता है कि आपका नॉइज़ एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, आप इंक्रीज करना चाहते हैं या कम ही रखना चाहते हैं। आइडियली अगर आप देखा जाए तो आपके कान का कैपेसिटी जो है, मतलब इट इज़ थियोरेटिकली इट्स अबाउट 7 minutes इट कैन टेक लाउड साउंड इन अ डे, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा करने से उस पर जोर पड़ता है एंड धीरे धीरे उससे परेशानी होगा। उससे मुश्किल क्या है, पहले सुनाई डाउन नहीं होगा, आपका बाकी परेशानी होता है, जैसे आपको स्लीप डिस्टर्बेंस, गैस्ट्राइटिस, मूड स्विंग, मतलब गुस्सा आना, ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में जाके आपका सुनाई में असर पड़ता है या फिर कान में झिझी पुकार होता है। वो तो मतलब कितने टाइम तक ये यूज़ करना ठीक है? नॉट फॉर 7 minutes, हमने आगे बोला 7 मिनट तक ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है। यस, सो उसमें ज़रूरी है कि आपको मतलब वॉल्यूम कम रखना है। आप इसको अगर नेसेसिटी के लिए यूज़ किया जाए तो अच्छा है, तो अगर उसको अगर आप कान को फॉर ग्रांटेड लेंगे तो मुश्किल है फिर। एंड हाउ टू डायग्नोज दिस डिफनेस इन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स? इन चिल्ड्रन जैसे हमने बोला कि न्यूबॉर्न का हियरिंग स्क्रीनिंग करते हैं, उसके अलावा वी हैव अदर टेस्ट बच्चों में, जैसे फ्री फील्ड बिहेवियर ऑडियोमेट्री बोलते हैं, एंड वी हैव इलेक्ट्रिकल टेस्ट कि हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे के साउंड का जो नस है उसका ये बेरा टेस्ट करके, ABR टेस्ट करके हम चेक करते हैं। बड़ों में मोस्टली आफ्टर 5 years वी डू अ टेस्ट कॉल्ड बेसिक टेस्ट कॉल्ड ऑडियोग्राम या प्योर टोन ऑडियोग्राम, उस पर डिपेंड करते हैं। एंड देन वी डू अदर टेस्ट ऑल्सो लाइक ABR एंड अदर टेस्ट ऑल्सो उसमें भी। और ये डीफनेस का जो टाइप्स होता है वो क्या क्या होता है? आमतौर से अगर देखा जाए तो एक तो नस की कमजोरी बोलते हैं जैसे, या शीरा सूख जाना ऐसे बोलते हैं, एक तो वो टाइप है। दूसरा टाइप है आपका साउंड जो है बाहर से आता है, आउटर ईयर में लगता है, इट गोज इनटू योर ईयर कैनाल, तो पर्दे पर लगता है। पर्दे के पीछे 3 छोटा हड्डी होता है
दे गिव द साउंड टू दी इनर ईयर में जाता है, ढुकता है, फिर इनर ईयर में ये इसको कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर नस में देता है। तो ये कंडक्शन मैकेनिज्म अगर कहीं किसी वजह से ख़राब होगा कहीं पे भी, अगर कान का जैसे पर्दे का फूटा है उससे होता है, आपके कान में मैल ज़्यादा है तो भी काम नहीं करेगा ठीक से, अगर आपका कान का शेप ठीक नहीं है किसी वजह से, कोई चोट लग के या बाय बर्थ उसका डिफॉर्मिटी है तब भी काम नहीं करेगा, अगर आपका जो अंदर कान के पीछे जो छोटा हड्डी है पर्दे के पीछे, अगर वो कभी कभी अपने आप से जाम हो जाता है, एक डिजीज़ कंडीशन है उसको बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है इसमें। डॉक्टर श्याम, इसके लिए कोई सर्जरी है? हाँ, सर्जिकल सॉल्यूशंस हैं इसमें। आमतौर से सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि जैसे अगर पर्दे में फूटा है तो उसको ठीक करने से मोस्ट ऑफ टाइम सुनाई ठीक हो जाता है। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है जिसमें हड्डी में इन्फेक्शन होता है, कान के हड्डी में, उसमें ज़्यादा पस नहीं आता है, दर्द नहीं होता है, लेकिन उसमें थोड़ा गीलापन से रहता है, थोड़ा बदबू आता है जब आता है, टिपिकल बैड स्मेल रहता है उसमें, तो उसमें बीमारी धीरे धीरे बढ़ता है। उसका लेकिन ये कैसे समझा जा सकता है? वो उसमें जो टिपिकल बैड स्मेल आता है वो आपको इट इज़ अ वे ऑफ डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, पुराने ज़माने जब सीटी स्कैन नहीं होता था उस ज़माने में ENT सर्जन्स कान को मतलब कॉटन बड से साफ करके उसको स्मेल करके डायग्नोस करते थे। ओके, सो हाउ वुड प्रिवेंट दिस? प्रिवेंशन इसमें बेसिकली ये दोनों प्रॉब्लम जो है सर्दी वगैरह होने से होता है, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि एंटीबायोटिक लेना है, बट लेकिन जो है कोल्ड मेडिसिन कम से कम लेके या टू मेक श्योर कि कोल्ड ठीक हो गया है। कोल्ड से कान के पर्दे में फ्लूइड बनता है, वो फ्लूइड जो है जितना टाइम रहता है धीरे धीरे वो सूख के गम जैसे बन जाता है, पर्दे को फिर खींचता है और डैमेज करता है। अगर वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ तो फ्लूइड पस बन के फूट के बाहर आता है। फिर प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? प्रिकॉशंस जनरली हियरिंग लॉस के लिए जनरल प्रिकॉशंस जैसे नॉइस एक्सपोजर लिमिट करना नंबर 1, और सर पे चोट नहीं लगना चाहिए उसका ध्यान रखें, और कुछ दवाइयाँ हैं जो कान को ख़राब कर सकती हैं, जिनका आगे से कान में कुछ परेशानी है, ऐसे लोगों को मतलब डॉक्टर के पास जब भी जाएं उनको आगे से बता दें तो बेटर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम देख के पता नहीं चलता है डॉक्टर को, जब तक पेशेंट खुद से नहीं बताएगा। अगर उनको माइल्ड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है या कुछ मीडियम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है तो डॉक्टर को नहीं पता चलेगा, डॉक्टर को नहीं बुझेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो ऐसा दवाई लेके कान और ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर को आगे से बोलना बेटर है। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে ডেফনেসের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে যে আপনাদের পরামর্শ কিন্তু অবশ্যই বাধ্যতামূলক, এবং বেশ কিছু সমস্যা যেই সমস্যাগুলো খুব ছোট ছোট আকারে থাকে সেই সমস্যাগুলো প্রসঙ্গে কিন্তু আপনাদের চিকিৎসকের কাছে খুব দ্রুতই যাওয়া উচিত, তাহলে কিন্তু দ্রুত আপনাদের এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। অবশ্যই আমরা আলোচনায় তো থাকবো। ডক্টর শ্যাম, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট? कॉकलियर इम्प्लांट एक बायोइलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें जैसे हमने बोला आपको, जैसे इनर ईयर में आपका साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, नस को देता है। जब ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है किसी वजह से, ये बहुत कमज़ोर हो गया है, तो अगर आप बाहर से जो नॉर्मल हीयरिंग एड यूज़ करते हैं वो साउंड को एम्पलीफाई करके कंडक्शन मैकेनिज्म को देता है, तो लेकिन आपका फिर भी उसके आगे में ये जो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा तो ये एम्पलीफिकेशन काम नहीं करेगा ठीक से, तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये क्या, इसका 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो बाहर में हीयरिंग एड जैसे स्पीच प्रोसेसर माइक्रोफोन के साथ में जो साउंड को पकड़ के प्रोसेस करता है, एंड ऑपरेशन करके हम ये जो कॉकलियर इम्प्लांट है, इम्प्लांट का एक इलेक्ट्रोड होता है जो हम कॉकलियर के अंदर डालते हैं। जो कॉकलियर एक्चुअली क्या होता है? कॉकलियर जो है इनर ईयर का एक पार्ट है जिसमें एक्चुअली फ्लूइड रहता है, एंड वहीं से आपका नर्व्स का स्टार्टिंग होता है। तो उसमें ये उसका अरेंजमेंट ऐसा है कि जैसे आपने कीबोर्ड को रोल कर दिया एक साइड से, तो उस तरह से रहता है। तो इसका हम एडवांटेज लेके क्या करते हैं, इसके अंदर में इलेक्ट्रोड डालते हैं, उसमें एक सिंगल तार जैसे होता है लेकिन उसमें 22 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इट कैन उसको स्टिमुलेट करता है अलग अलग पॉइंट पे नस को। वो तो हम वी कैन सेपरेट दी साउंड इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड दिस थिंग, उसके हिसाब से वी कैन स्टिमुलेट द नर्व इन दी कॉकलिया। तो जो वी कैन बाईपास द कॉकलिया एंड गिव द करंट टू दी नर्व डायरेक्टली। मतलब ये कॉकलियर खराब होने से ही सुनाई कम देता है? कॉकलिया इज वन पार्ट ऑफ द ईयर दैट कैन, तो इसलिए इसको करने से पहले हम लोग काफ़ी टेस्टिंग करते हैं पेशेंट का, इमेजिंग मतलब सीटी स्कैन, MRI स्कैन करते हैं और ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग काफ़ी करते हैं टू मेक श्योर कि ये डालने से पेशेंट का इंप्रूवमेंट होगा। इससे सर्जिकल प्रोसीजर, तो इसमें हमें इनर ईयर को खोल के उसके अंदर में इसको इलेक्ट्रोड को डालना है, और ऑपरेशन के टाइम में हम लोग जब डालते हैं तो इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके चेक करते हैं कि ठीक से लग गया है, ठीक से काम कर रहा है, एंड इज एबल टू गिव दी साउंड इम्पल्सेस टू दी नर्व, एंड उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। आफ्टर 3 to 4 वीक्स जब घाव सूख जाता है उसके बाद उसके प्रोसेस से कनेक्ट करके उसका प्रोग्रामिंग करके पेशेंट को उसके लिए ट्रेन करते हैं कि क्योंकि ये आर्टिफिशियल हियरिंग है, इट इज़ लाइक अचानक आपको क्रचेस दिया किसी ने, एक दिन आपका पैर कुछ खो गया, आपने क्रचेस दिया तो एकदम से आप यूज़ नहीं कर पाएंगे उसको, थोड़ा ट्रेनिंग लगता है उसमें। वैसे ही इसमें भी तो इम्प्लांट लगा के पेशेंट को उसको यूज़ करने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिन लोगों का जैसे अडल्ट्स में हम जब करते हैं तो उसमें लगभग 6 महीने का ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ता है,
और बच्चों में जब करते हैं तो लगभग 2 साल का ट्रेनिंग लगता है इसमें। ये ट्रेनिंग में क्या किया जा सकता है? इसका ट्रेनिंग को बोलते हैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। इसमें जो कन्वेंशनल हियरिंग एड होता है उसमें हम हियरिंग के अलावा बाकी क्यूज, लिप रीडिंग, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देने के लिए पेशेंट को ट्रेन करते हैं। बट इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट में एम्फेसिस होता है कि हियरिंग पे पेशेंट ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसे हियरिंग पे ही हम पूरा फोकस करते हैं, एंड देन वी टीच देम टू यूज इट विद दैट। और ये कॉक्लियर जो इम्प्लांट्स है वो कब ज़रूरी होता है? हाँ, तो जनरली जब आपका जैसे एक्सटर्नल हियरिंग एड लगाते हैं हम लोग बाहर से, जब उससे भी पेशेंट को ठीक से सुनाई नहीं देता है, ठीक से बुझता नहीं है, उससे सफिशिएंट बेनिफिट नहीं है, और हियरिंग लॉस जो है सीवियर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस बोलते हैं हम लोग आमतौर से, उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। अब बच्चों में भी बड़ों में भी, बच्चों में कभी कभी बाय बर्थ ऐसा डिफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे बच्चों में हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा टेस्ट करते हैं। जनरली हम लोग 6 महीने तक वेट करते हैं, अप टू ईयर वी कैन वेट। उसमें देखते हैं कि कभी कभी कैचअप ग्रोथ होता है, तो उसमें अगर पेशेंट का हियरिंग कुछ पिकअप होता है, वेट करके देखते हैं हम लोग कभी कभी। तो अगर ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट होने से नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और हमें लगता है कि पेशेंट का हियरिंग लॉस ज़्यादा है, तो उसमें हम ऑपरेशन करके कॉक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं। इसमें बच्चों में खास करके जिनके लिए राइट कैंडिडेट के लिए अगर ये किया जाए राइट टाइम पे, जितना जल्दी करें, तो उनका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करता है। और जब बच्चा 2 साल ट्रेनिंग करता है इम्प्लांट लगा के, तो वो इज़ ऑलमोस्ट एबल टू गो टू नॉर्मल स्कूल जाने का पॉसिबिलिटी है बच्चों में। लेकिन इसमें बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? मतलब बच्चों को जो सुनाई देने में 2 साल आपने कहा कि समय लगता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? हर ऑपरेशन में कुछ प्लस माइनस होता ही है, ऐसा तो नहीं है। यस, बट अगर इसका जब रिस्क बेनिफिट रेशियो देखें, तो हम जैसे पेशेंट को इसके लिए एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन वगैरह करने के लिए बोलते हैं, एंड देन ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ताकि इम्प्लांट एरिया में चोट ना लगे। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो इंटरनल कंपोनेंट है वो लाइफ टाइम के लिए काम करता है ज़्यादातर। एंड जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है वो एनी अदर, जैसे आपका सेल फोन है, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप जैसे मेंटेन करते हैं, उसका कुछ बैटरी खराब हो जाता है, कुछ एक्सटर्नल पार्ट खराब हो जाता है, दैट माइट नीड रिप्लेसिंग। मतलब सर्जरी के बाद भी एक प्रोसेस मेंटेन करना पड़ता है? यस। अच्छा, तो वो प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली? बेसिक प्रोसेसेस को जैसे पीरियोडिकली इसको ट्यून करना होता है। जैसे जैसे इसको यूज़ करते हैं तो उसका सेटिंग चेंज करना पड़ता है एज द पेशेंट गेट्स यूज्ड टू दिस हियरिंग विद द कॉक्लियर इम्प्लांट। और ये ट्यून कौन चेंज कर सकता है? मतलब आप लोग ही, मतलब जो डॉक्टर्स है वो? वी हैव अ टीम, इसमें पूरा टीम इन्वॉल्व होता है, नॉट ओनली डॉक्टर। सर्जन का रोल है इसमें मेनली कि किसके लिए करना है, नहीं करना है, दैट आल्सो इज डिसाइडेड इन कंजंक्शन विद ऑडियोलॉजिस्ट। ओके, एंड देन करने से पहले हम जैसे बच्चों में वी वांट रूल आउट लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, जैसे कार्डियोलॉजी में या फिर आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स रूल आउट करके फ्री करते हैं हम लोग। अच्छा। एंड जो उसका जो प्रोग्रामिंग है और ट्रेनिंग है, दैट इज मेनली डन बाय ऑडियोलॉजिस्ट हु डील विद दिस। मतलब ये पूरा प्रोसेस को ही ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है? यस, दैट्स व्हाई इट्स अ टीम अप्रोच। ओके। तो बीच बीच में कुछ परेशानी होता है पेशेंट को ऑपरेट एरिया में, या उसको अगर कान में मैला भी है, उसका सफाई करना है, तो भी उसको इम्प्लांट सर्जन के पास ही भेजते हैं कि दे नो कि कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए। और एडल्ट्स के लिए? एडल्ट्स के लिए भी वेरी सिमिलर प्रोसेस है। उसमें वो क्या रिकवर ज्यादा जल्दी करते हैं? हाँ, सी बच्चों में क्या है, उनके पास स्पीच लैंग्वेज नहीं है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अडल्ट्स में उनके ब्रेन में स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है, उनका कनेक्शन कट हो गया है। तो वी रीबिल्ड दिस कनेक्शन यूजिंग कॉक्लियर इम्प्लांट। इट इज अ आर्टिफिशियल कनेक्शन, तो इसको फिर से थोड़ा यूज करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट लैंग्वेज प्रोसेस सब कुछ, स्पीच सब कुछ है उनके पास, तो ये ब्रिज बनाने में थोड़ा छोटा टाइम लगता है, उसमें तो 6 मंथ्स का टाइम लगता है। अच्छा, तो अगर कोई बच्चा शायद सुनाई नहीं दे रहा है उनको, तो जो माता पिता है वो अगर वो समझ सकते हैं, तो डॉक्टर्स के पास कितने वक्त पर जाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बोला ना, अगर आप जितना जल्दी उसको डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी इंटरवीन करना अच्छा है। इसमें हर बार जरूरी नहीं है कि पूरा सुनाई खराब होगा, इट मे बी पार्टली डैमेज थोड़ा बहुत। हाँ। तो उसके हिसाब से ही बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा। इट इज़ वेरी कॉमन बच्चों में, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, जैसे 3 साल के बाद में बार बार सर्दी खांसी होता है, उससे कान के पर्दे के बीच में फ्लूइड बनता है, एंड मतलब बच्चा एक एपिसोड ठीक होने से पहले दूसरा एपिसोड में पहुंच जाता है, और ये फ्लूइड पूरी तरह क्लियर नहीं होता है। इससे एक माइल्ड हियरिंग लॉस रहता है बच्चे को, एंड बच्चा जब स्कूल जाता है और टीचर जब से बोलता है तो ठीक से सुनता नहीं है। अच्छा। और टीचर जब चिल्लाता है तभी सुनता है उसको, तो उसको बच्चे को बोला जाता है कि ये इनअटेंटिव है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ऐसे लेबल कर दिया जाता है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन व्हिच इज वेरी कॉमनली मिस्ड आउट। और ये एकदम जब जो छोटे बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे, तो उनको कैसे समझ में आएगा ये? उन लोगों बच्चों में जनरली हम लोग देखते हैं, जैसे स्टार्टल रिफ्लेक्स बोलते हैं,
पास में अगर आप कुछ साउंड देते हैं उनको, थोड़ा लाउड साउंड देते हैं तो झटका सा लगता है उनको। अच्छा, सो दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट। ऐसा कुछ है नहीं। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এমনিতেও জানি যে শুধুমাত্র এই যে ডিফনেস আছে এই সমস্যা তো অবশ্যই বাচ্চা এবং বড়দের মধ্যেও দেখা যায়, এবং অবশ্যই চিকিৎসকের থেকে পরামর্শ নেওয়া যে আবশ্যক সেটা বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা দেখে থাকি নাক ডাকার একটা সমস্যা কিন্তু থাকে ডক্টর শ্যাম। আমরা দেখেছি একেবারে নাক ডাকার যে সমস্যা, সেই সমস্যা বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও হয়, বড়দের ক্ষেত্রেও হয়। तो ये जो स्नोरिंग होता है, ये जो स्नोरिंग का प्रॉब्लम होता है, ये क्यों होता है एक्चुअली? सी जो नाक ढकने का, इज इट अ प्रॉब्लम? यस, इट इज अ प्रॉब्लम। नाक ढकने का मतलब है आपका निश्वास का रास्ता कहीं जाम हो रहा है। अच्छा, इसमें आपका जो अपर एयरवे बोलते हैं हम लोग, नाक से लेके अपना वॉइस बॉक्स तक जो आपका निश्वास के रास्ते का गेट है, कहीं पे भी इसमें रास्ता जाम होने से नाक ढकने का चांस है। आमतौर में इसमें हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 3 लेवल्स में जहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट लेवल आपका नाक, जिसमें नाक में हड्डी बेंड होना, नाक में जो नॉर्मल मांसपेशी है साइड में वो साइज में बड़ा होना, नाक में अगर एक्स्ट्रा मास है जैसे एलर्जी वगैरह में होता है, पॉलिप बनता है, पॉलिप्स बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। कोई और ट्यूमर भी हो सकता है कभी कभी। एंड बच्चों में कॉमनली नाक के पीछे में बोलते हैं एडिनॉइड, नाक के बैक साइड में होता है, तो नाक को दोनों साइड से पीछे से जाम कर देता है और बच्चा बार बार नाक को खींचता जाता है, लेकिन कोई सर्दी बाहर निकलता नहीं है। ये भी क्या कोल्ड की वजह से होता है? कोल्ड की वजह से होता है। ये उसका साइज का जो ग्रोथ है इट इज मल्टीफैक्टोरियल। अच्छा, तो इसमें कोई एक वजह नहीं बोल सकते हम। हाँ, तो उसकी वजह से है करके, ऐसा होने से हम दवाई देके इसको ठीक कर देंगे। इट इज मल्टीफैक्टोरियल। तो इट इज कभी कभी देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू दिस। तो एडेनॉइड टॉन्सिल जो बोलते हैं, इससे एक तो कभी कभी इन्फेक्शंस होते हैं और कभी कभी साइज बड़ा होने से रास्ता जाम होता है। ओके, सो बट नेक्स्ट लेवल जैसे हम बोलते हैं, जैसे नाक के बाद में नेक्स्ट लेवल आता है आपका छोटा जीभ और टॉन्सिल। तो ये एरिया, अगर ये छोटा जीभ ज़्यादा लंबा है, मोटा है, टॉन्सिल का साइज बड़ा है, तो वो उससे रास्ता जाम कर सकता है। थर्ड लेवल है आपका जीभ का बैक साइड, उसमें आपका कभी कभी एक टॉन्सिल होता है, मतलब लिंगुअल टॉन्सिल, वो बड़ा हो सकता है। अगर आपका वेट बेसी है तो उसमें फिर अंदर फैट इन्फिल्ट्रेशन होता है अंदर मसल्स में, इसलिए वो रास्ता और छोटा हो जाता है। वेरी रेयरली जो है आपका वॉइस बॉक्स का ढक्कन टाइप होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, वो कोलैप्स करता है, उससे नाक ढकता है। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে মানে নাক ডাকার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে তা হলো, এক হচ্ছে নাক অবশ্যই থাকে, তার পাশাপাশি টনসিলের ক্ষেত্রটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, এবং वेट। सो डॉक्टर श्याम, ये वेट मैनेजमेंट कितना ज़रूरी होता है इसके लिए? वेट मैनेजमेंट स्पेशली अडल्ट्स में जो है, इसमें इट कैन कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसलिए हमारा फोकस रहता है, अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल ख़राब है, डाइट ठीक नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हम लोग पहले बाकी बायोकेमिकल पैरामीटर्स चेक करते हैं, जैसे आपका थायराइड है या अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन डी, B12 ऐसा कुछ ये सब गड़बड़ है, तो पहले इसको ठीक करने के लिए बोलते हैं। साथ साथ में पेशेंट को वेट लॉस के लिए डाइट एंड सम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी एडवाइस करते हैं। तो इसमें ज़रूरत है कि मिनिमम 10% वेट लॉस हो, ताकि अंदर में सांस के रास्ते में इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो। अच्छा डॉक्टर श्याम, हम लोग देखते हैं कि स्नोरिंग के साथ साथ साइनस और हेडेक भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्यों होता है ज़्यादातर? साइनस प्रॉब्लम्स जैसे आपका आजकल डेट में पोल्यूशन है, डस्ट है, आपका मतलब जितना एलर्जीज है इससे बढ़ता है इससे, ठीक है, तो ये ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है आपके नाक डाका के लिए। तो इसमें जनरली जैसे एलर्जी है, डस्ट एलर्जी जो बोलते हैं हम, आमतौर से ये होता है मैक्सिमम आपके घर के अंदर के डस्ट से, वो बनता है हमारे स्किन के डेड सेल से, और उसके ऊपर कीटाणु ग्रो करता है, उससे 80% एलर्जी होता है। तो इसलिए इसमें मेन चीज़ जो है डस्ट को अवॉइड करना। उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि घर पे झाड़ू नहीं देना है और या ड्राई डस्टिंग नहीं करना है, डायरेक्ट भीजा कपड़ा से साफ़ करना है या वैक्यूम यूज़ करना बेटर है। अगर पेशेंट घर पे है नहीं है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब डस्ट उड़ता है ये घंटों तक रहता है हवा में, और निश्वास में जब ढुकता है तो उससे एलर्जी बढ़ता है। एंड ये दिखता नहीं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है ये। एंड पेशेंट का जो बेडशीट बालिश कवर है इसको गर्म पानी में वॉश करने के लिए बोलते हैं सप्ताह में एक बार, और रात को सोने से पहले बेडशीट बालिश को भी साफ़ करके सोने के लिए बोलते हैं। इसमें जैसे नाक डाका से कनेक्टेड है, जब साइनस और एलर्जी के लिए मोस्टली हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जब मेडिकल ट्रीटमेंट का रिस्पांस एडिक्वेट नहीं होता है, द नेक्स्ट स्टेप होता है तब ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। अच्छा, तो ये मतलब कितने टाइम बाद आप लोग के ऑपरेशन में जाना चाहिए? नहीं, मिनिमम ऑफ 3-4 वीक्स तो आपको कम से कम मेडिकल ट्रीटमेंट तो ट्राई करना ही है। ट्राई करना चाहिए पेशेंट को भी, मतलब सिंसियरली ट्राई करना है कि वो अपना जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करें। कि कई बार पेशेंट कंप्लायंस बोलते हैं हम लोग, जो मतलब दवाई ठीक से नहीं यूज करने से भी रेस्पॉन्स एडिक्वेट नहीं होता है। अच्छा, हाँ। तो पेशेंट को भी अपना बीमारी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कंप्लाई करना चाहिए कि ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। दे शुड मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू गेट रिलीफ फ्रॉम मेडिसिन। मतलब डॉक्टर श्याम, ये जो नाक डाका है, ये जो स्नोरिंग है, ये नॉर्मल हर वक्त नहीं होता है?
नो, इट इज़ नॉट नेसेसरली नॉर्मल। इसमें जब नाक ढकता है तो उसमें 70% लोगों में कुछ हद तक जो है निश्वास में गड़बड़ होता है। 30% लोगों में गड़बड़ नहीं होता है, इट्स अ माइनॉरिटी, उसको बोलते हैं हम सिंपल स्नोरिंग। एंड नेक्स्ट लेवल होता है जो रास्ता जाम होने से पेशेंट जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लेके सांस लेता है तो उसका स्लीप पैटर्न ब्रेक होता है। अच्छा, हाँ होता है, हाँ। तो जैसे नींद में 4 स्टेज होते हैं, तो चौथे स्टेज में हमें कंटिन्यू 1.5 घंटा सोने से ब्रेन पूरा फ्रेश होता है और उस स्टेज में सभी का नेचुरली छोटा जीभ और जीभ लूज होता है। अच्छा। तो जिनका आगे से नाक ढकता है तो रास्ता और छोटा होकर निश्वास कम होता है, उसमें फिर ऑक्सीजन भी कम होने का चांस होता है उसमें। तो ऐसे होने से ब्रेन उसको सेंस करके गियर चेंज करता है। हम लोग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज स्लीप में आते हैं, थोड़ा थूथू गिलते हैं, बेड में टर्न करते हैं, तो उससे थोड़ा रास्ता बेटर होता है। फिर फोर्थ स्टेज जाते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम होता है। वेरी रेयरली क्या होता है कि रास्ता पूरा जाम होकर पेशेंट उठ जाता है। ठीक है, तो एंड बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे वो लोग निश्वास तो अच्छे से नहीं ले, ब्रीदिंग जो होता है वो तो प्रॉब्लम होता है उसमें। हाँ, बच्चों में देखते हैं कि मतलब पूरा लाला बाहर निकल रहा है, बच्चा मतलब तकिया निकाल के ऐसे अलग अलग पोजीशन में नेक रख के सो रहा है, अबनॉर्मल पोजीशन में नेक रख के सो रहा है। एंड बड़ों में तो ऑब्वियसली साउंड तो आता ही है, साथ साथ में बीच बीच में मतलब हाफते हैं, मतलब सडनली दे गैस्प फॉर ब्रेथ अटैक से। तो इसको हम बोलते हैं विटनेस एपनिया। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को काफ़ी परेशानी है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए इसमें हम लोग एक बेसिक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्लीप स्टडी। उसमें देखते हैं कि हर घंटे में कितनी बार निश्वास में खोती हो रहा है और उसमें कितना ऊपर नीचे हो रहा है ऑक्सीजन लेवल साथ में। तो उसको हम अलग अलग सीवियरिटी में डिवाइड करते हैं। तो उसमें अगर मॉडरेट या सीवियर स्लीप एपनिया है तो पेशेंट का ज़रूर ट्रीटमेंट करना है। अच्छा डॉक्टर श्याम, ये जो हेड एंड नेक कैंसर है ये क्यों होता है? हेड एंड नेक कैंसर मोस्टली वी सी एडल्ट्स में देखते हैं हम लोग। इसमें मेन जो है रिस्क फैक्टर्स जैसे बोलते हैं हम लोग, एक तो पान, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, जैसे खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, अगर आप खुद यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर जाते हैं तो सब किसी और को, बाकी लोगों को सेकेंड हैंड स्मोक भी मिलता है इसमें, तो उससे भी इससे असर पड़ता है इसमें। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ में कॉम्बिनेशन में जब अल्कोहल यूज़ किया जाता है तो उसका इफेक्ट और पोटेंशिएट होता है। अच्छा, तो इसका रिस्क फैक्टर्स क्या होता है? नंबर 1 इज ऐसे नॉन कार्सिनोजन, इन चीज़ों में कार्सिनोजेंस है इनका यूसेज। नंबर 2 पुअर हाइजीन, डेंटल हाइजीन, अगर दांत वांत खराब है, टूटा फूटा है, तो उससे जो है आपका कहीं लगता रहता है बार बार, रिपीटेड इंजरी होने से भी उसमें हो सकता है। अब स्पाइसी फूड हिस्टोरिकली सपोज टू कंट्रीब्यूट टू ओरल कैंसर्स, येस। एंड जैसे खाद्य नली का कैंसर वगैरह है, इसमें तो एसिड रिफ्लक्स एंड लॉन्ग टर्म जैसे लो हीमोग्लोबिन से भी उसका संबंध है। डॉक्टर श्याम, इसका जो ट्रीटमेंट्स प्रोसेस है वो क्या होता है? जनरली पेशेंट को परेशानी क्या होता है इसमें, एक तो जैसे मुंह में अगर कुछ होता है तो कोई घाव होता है जो सूखता नहीं है, उससे ब्लीडिंग होता है, दर्द होता रहता है, और जो अफेक्टेड पार्ट है वो बिल्कुल सख्त हो जाता है। एंड जैसे गले में होता है तो खाने पीने में दिक्कत होता है पेशेंट को, आवाज़ चेंज होता है, निश्वास में दिक्कत होता है, पानी पीने से खांसी होता है, तो ये सब गले में सिम्टम्स होता है। लेकिन ये सब सिम्टम्स तो थोड़ा नॉर्मल भी हो सकता है ना? यस, तो कैसे वो समझेंगे कि ये नॉर्मल या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? हाँ, इसमें अबनॉर्मल सिम्टम्स माने जैसे पानी पीने से खांसी होना इज नेवर नॉर्मल। अगर ये परसिस्टेंटली हो रहा है अच्छा, तो देन इट इज अबनॉर्मल। कंटिन्यूअसली अगर ये होता है तो ये प्रॉब्लम। और ये सिम्टम्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वन बाय वन अगर सिम्टम्स बढ़े जा रहे हैं या सेम सिम्टम भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे खाने में कष्ट तो बढ़े जा रहा है, तो देन इट इज अबनॉर्मल। ठीक है, सो देन आपको जरूर डॉक्टर को दिखा के चेकअप कराना चाहिए इसमें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसकी कहीं पे नेक में स्वेलिंग होता है, जैसे हम बोलते हैं गिल्टी बन जाता है, लिम्फ नोड बनता है, तो समटाइम्स लोग कंफ्यूज करते हैं इसको थायराइड स्वेलिंग के साथ में। तो ऐसे ये डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट्स क्या है? इसमें बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग उसको एक तो फिजिकली एग्जामिन करते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो नाक और गले का जैसे एंडोस्कोपी अगर करके देखते हैं। एंड आज के डेट में हमारे पास कुछ अच्छे मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है इसके लिए, उसको जैसे बोलते हैं स्क्रीन करने के लिए स्पेशल लाइट वगैरह, नैरो बैंड इमेजिंग लाइट वगैरह है, उससे हमें ओपीडी में देख के ही थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि पेशेंट का कितना प्रॉबिलिटी है, जो अंदर में जो भी गांठ है या जो भी घाव है उसमें खराब बीमारी होने का कितना चांस है, उसका भी आइडिया हो जाता है हमें। तो कैंसर को जो ग्रोथ है उसको हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम फर्दर जैसे इमेजिंग असेसमेंट बोलते हैं, जैसे आपका सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कैसा है वो करते हैं, और प्राइमरी ट्यूमर का साइज कितना है क्या है देख के अगर ज़रूरत पड़ता है तो होल बॉडी का स्कैन होता है, उसको बोलते हैं पेट स्कैन, तो वो भी करके देखते हैं। तो अगर आपका अर्ली स्टेज बीमारी है तो उसका जनरली डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के टिश्यू से बीमारी आया है, अच्छा, उसका ट्रीटमेंट टेलर किया जाता है। हाँ, तो ये हेड एंड नेक जो कैंसर होता है, इज इट क्योरेबल? यस, अगर आप टिपिकली देखा जाए तो आपका जैसे लैरिंजियल कैंसर बोलते हैं, जो वॉइस बॉक्स का जो कैंसर होता है, अगर आपका स्टेज 1 में है
तो उसका हम जनरली रेडिएशन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं या लेजर सर्जरी भी कर सकते हैं। दोनों का सक्सेस रेट 90-95% है। तो यही अगर स्टेज 2 में जाएं तो लगभग 70% हो जाता है। अच्छा। और स्टेज 3 के पास जाएंगे तो आपका 50-55%, स्टेज 4 में 35-40%। बट वही है कि इसको स्टेज के हिसाब से डील करना चाहिए कैंसर को। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है ये रिकवरी में? इसमें ट्रीटमेंट मोडालिटी जो बोलते हैं हम लोग, इसमें प्राइमरीली हेड नेक कैंसर में एक तो सर्जरी है, दूसरा है रेडिएशन। कीमोथेरेपी जनरली इज इन सपोर्ट ऑफ आइदर ऑफ दीज। तो एंड कीमोथेरेपी से दोनों का रिजल्ट इंप्रूव किया जाता है। कीमोथेरेपी अलोन डज नॉट वर्क इन हेड एंड नेक कैंसर मेनी ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन दी ट्यूमर एंड दी पेशेंट का जनरल कंडीशन है, कौन सा पेशेंट कौन सा ट्रीटमेंट टॉलरेट करेगा, उसको क्या फंक्शनल प्रॉब्लम होगा, वो सब हमें पेशेंट के हिसाब से चूज करना पड़ता है। ऑफ कोर्स हम पेशेंट को सारा चॉइस देते हैं कि उनको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, ওকে, তো বোঝাই যাচ্ছে যে অবশ্যই এই যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করলাম, ডিফনেস থেকে শুরু করে স্নোরিং, অবশ্যই স্নোরিংয়ের যে ক্ষেত্রটা আছে সেটাও কিন্তু একেবারেই নর্মাল নয়। যদি টানা আপনাদের এই নাক ডাকার সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। তার পাশাপাশি ক্যান্সার অর্থাৎ হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার, সেই ক্যান্সারও কিন্তু কিউরেবল। যেমনটা জানেন আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ ডক্টর শ্যাম, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য। আজ এ পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।